सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज को, और इसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न हमने देख लिए हैं। आपके सीरीज में 101 प्रश्न दिए गए हैं, 4 पार्ट में 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देखिएगा, गणित के प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, वहां पे नीचे जाओगे आप, वहां पे 4 वीडियोस आपको बहुविकल्पी की मिल जाएंगी। इसके बाद अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास से अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। 100 अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, इनको भी हम 4 पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। सभी को आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते हुए, सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जहां भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को हल कीजिए। तो देखिए, गुणनखंड में मैंने आपको सिखाया है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। देखिए, यह एक समीकरण है और द्विघाती समीकरण है, मतलब इस तरीके का समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरीके का समीकरण है। इस तरीके का समीकरण क्या होता है, जैसे x की 2 घात है तो इसे द्विघातीय बोलते हैं, और इसमें x की 2 वैल्यू निकल के आती है, जिसके लिए x की वो वैल्यू निकल के आती है जो आप यहाँ पे रख दोगे समीकरण में तो बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, x का मान अगर जैसे x की वैल्यू सॉल्व करोगे आप, तो अगर 5 आती है तो 5 अगर x का मान आप रख दोगे इस समीकरण में तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही होता है समीकरण का हल। और x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, 2 ऐसे मान निकल के आएंगे जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे निकालते कैसे हैं, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो देखिए, a की जगह यहाँ पे क्या है, a की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, और b की जगह देखिए -7 है, और c की जगह है 6। तो हम लोग सबसे पहले a इंटू सी निकाल लेते हैं। a इंटू सी निकालते हैं। देखिए, c की वैल्यू 6 है तो a इंटू सी कितना आ जाएगा, 1 गुणे 6, यानी कि मान 6 आ गया। अब देखिए, a और c ये 2 वैल्यू तो हमने यूज कर लिया, और b का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। देखिए, b की वैल्यू है -7। अब b को 2 पदों में हम लोग तोड़ते हैं ताकि गुणनखंड हो जाए, और b को 2 पदों में इस तरीके से तोड़ते हैं कि उन दोनों पदों का गुणा करें तो a इंटू सी के बराबर आए, यानी कि 6 के बराबर आए, और जोड़े तो यही रह जाए -7। तो -7 को हम लोग -6 और -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब -6 और -1 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, और गुणा होगा तो -6 आएगा। तो इस तरीके से -7x जो है इसको हम लोग लिख देंगे -6x और -x। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दोनों समीकरणों में बस इतना सा अंतर है कि -7x को यहाँ लिख दिया गया है -6x -x। ठीक, अब पहले 2 पदों में आप x कॉमन लोगे तो बचेगा x -6, और बाद वाले पदों में -1 कॉमन लोगे तो बचेगा x -6। अब x -6 दोनों जगह है तो दोनों जगह से x -6 बाहर निकालोगे, यहाँ बचा हुआ x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचा हुआ -1 यहाँ आ जाएगा। ये दोनों भी एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए, x -6 गुणे x -1 बराबर आपको मिल गया है 0। तो अब एक बार x -6 बराबर आप 0 लिख सकते हैं। कैसे, x -6 बराबर 0 कैसे लिख सकते हैं, x -1 को बटे में भेज दीजिए, उधर गुणे में था तो इधर भाग में आ जाएगा। अब x -6 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बटे कुछ भी होता है तो वह 0 हो जाता है, और x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6। इस तरीके से x बराबर 6 मिल जाएगा। और x -1 यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर x -6 को बराबर के उधर भेज दें तो x -1 बराबर मिलेगा 0 बटे x -6। ठीक, तो यह भी मान 0 हो जाएगा, यानी कि x -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू जो निकल के आएगी, x बराबर 6 और x बराबर 1 आ जाएगी। ठीक, तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी द्विघातीय समीकरण आपको दिख जाए तो आप सॉल्व कर लोगे, अब उम्मीद मैं यह कर रहा हूँ। ठीक है,
और अभी भी दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी देखिए आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं एक पुस्तक का जो मूल्य है वह x है, ठीक। अब यहाँ प्रश्न में बताया गया 7 पुस्तकों का मूल्य, यानी कि कितना हो जाएगा 7 गुणे x 7x, और 7 पुस्तकों का जो मूल्य है वह, यहाँ पे प्रश्न आप पढ़िए, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो अब देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 5x होगा, और 7 पुस्तकों का मूल्य से अगर हम लोग 5 पुस्तकों के मूल्य को घटा दें तो कितना बताया जा रहा है, 14 रुपए कम है 5 पुस्तकों का मूल्य, ठीक। तो यहाँ पे 2, इसी को अब सॉल्व कर लीजिए, 2x हो जाएगा, 7x में से 5x घटेगा, 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य 7 रुपए आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, a धन 1/a 3 हो। देखिए a धन 1/3 का मान 3 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बस यह जो वैल्यू दी गई है a प्लस 1/a बराबर 3, इसी का दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इधर स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 3 का वर्ग करेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a की जगह देखिए a लिखा है और b की जगह 1/a लिखा गया है, तो a स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर की जगह 1/a स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 इंटू a की जगह a, b की जगह 1/a, ठीक। अब ये a और a कट जाएगा और बराबर हो जाएगा 9 के, तो ये देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ बचा है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर आ जाएगा 9 के, और 2 इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं, और एक लाइन में देखा जाए जितने पौधे लगे हुए हैं उतनी ही लाइनें हैं बागीचे में, ठीक है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि एक पंक्ति में जो पौधों की लगने की संख्या है, x पौधे अगर लगे हैं एक पंक्ति में, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह भी x हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि जितने एक पंक्ति में पौधे लगे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं बागीचे में, ठीक। तो इस तरीके से, और कुल पौधों की संख्या आपको दी गई है 2025। तो अगर हम लोग निकालें कि कितने पौधे लगे हैं बागीचे में, तो अगर एक पंक्ति में x है तो x पंक्तियों में कितने होंगे, x गुणे x, यही बराबर हो जाएगा 2025 के, और x स्क्वायर इधर हो जाएगा 225, और x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2025। 2025 किसका स्क्वायर होता है, 45 का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, यानी कि एक पंक्ति में 45 पौधे लगे हुए हैं और 45 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में इस तरीके से 45 पौधे लगे हुए हैं और 45 पंक्तियां भी हैं। यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपसे बोला जाए कि एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, तो 8 कलम का मूल्य आप ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं, 5 में 8 का गुणा कर देते हैं और आ जाता है 40। तो इसी प्रकार से आपको एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है और इतनी पुस्तकों का मूल्य निकालना है। तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, पुस्तक के मूल्य में जितनी पुस्तकों का मूल्य निकालना है उससे गुणा कर देंगे। तो ये देखिए हो गया पुस्तक का मूल्य, और 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य निकालने के लिए 2x प्लस 5 का गुणा हो जाएगा एक पुस्तक के मूल्य में, ठीक। तो अब देखिए 2x का गुणा पहले होगा, 2x का गुणा पहले होगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, फिर प्लस 5 का गुणा होगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, ठीक है। यही देखिए लिखा है, 2x का गुणा हो गया 5x स्क्वायर में तो हो जाएगा 10x क्यूब
फिर 2x का गुणा होगा 2x में तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2x का गुणा 1 में तो 2x, फिर देखिए 5 का गुणा, फिर प्लस 5 का गुणा 5x स्क्वायर में तो 25x स्क्वायर, फिर 5 का गुणा 2x में तो 10x, फिर 5 का गुणा 1 में तो 5। अब देखिए 10x क्यूब, x क्यूब का कोई और पद है नहीं है तो 10x क्यूब इसी तरह लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है और यहाँ पे है 25x स्क्वायर, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि x स्क्वायर के ही दोनों पद हैं, तो ये हो जाएगा 29x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे है 10x, तो हो जाएगा 12x। और देखिए कांस्टेंट केवल संख्या केवल एक है 5, तो 5 को प्लस 5 इसी तरीके से लिख देंगे और 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऋण 1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं सारे, तो वहां भी आप देख सकते हैं, वहां भी मैंने कॉपी में अच्छे से हल करके आपको बताया है। और यहाँ भी थोड़ा ध्यान देकर के आपको समझना है इस चीज को। देखिए संख्या रेखा को आप समझिए, संख्या रेखा में बीच में शून्य होता है, इधर देखिए आएगा कहीं ऋण 1/2 शून्य के बाएं तरफ, और दाएं तरफ देखिए आएगा 5/4 यहाँ कहीं। ठीक, इस तरीके से अब संख्या रेखा पे इन दोनों संख्याओं को आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दो संख्याएं दिया गया है, इनके बीच दो समदूरस्थ संख्याएं आपको निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है यह आप समझिए। अब शून्य से अलग एक आप बनाइए, इस तरीके से केवल संख्याएं दिखाइए 1/2 और 5/4 इस तरीके से। अब यहाँ पे दो ऐसी संख्याएं हमको निकालना है जो इन दोनों से समान दूरियों पे स्थित हो। ठीक है, अब दो संख्याएं ऐसी निकालनी है जो समान दूरी पे स्थित हो, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हमको 3 भागों में बांट देना है। अगर दो समदूरस्थ संख्याएं अगर हम निकालेंगे तो वो समदूरस्थ संख्याएं क्या करेंगी, बराबर बराबर में बांटेंगी और 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो संख्या आएगी x और यहाँ जो संख्या आएगी y वह क्या है। अब देखिए यहाँ से बराबर दूरी पे है, यह दोनों आपस में बराबर दूरी पे है और यहाँ पे बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लेते हैं कि आपको जाना है 40 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, आपसे बोला जाए कि हर 4 किलोमीटर पे आपको रुकना है, तो यह क्या हो जाएगा, समान दूरियों पे आप रुक रहे हो। ठीक है, या इस तरीके से बोल दिया जाए कि 9 बीच में 9 जगहों पे आपको 8 जगहों पे 9 जगहों पे रुकना है, तो यह भी समान दूरियों पे आप रुकोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों भिन्नों के बीच हमें दो समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है, तो यह संख्याएं x और y कैसे निकालेंगे यह आप देख लीजिए किस प्रकार से इनको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई हैं इनका हम लोग हर बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हर 2 है और यहाँ पे हर 4 है, तो इनको इस तरीके से संख्याओं को लिख लीजिए और हर बराबर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हर 4 है बड़ा है और यहाँ पे हर 2 है, तो 4 कर सकते हैं दोनों का हम लोग हर। 4 करने के लिए क्या करना है, ऋण 1/2 में बस ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा ऋण 2/4 और ये इसी तरीके से रह जाएगा 5/4। ठीक, अब दो समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है आपको, दो समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है आपको, तो 2-1 मतलब 3 बराबर भागों में यहाँ पे देखिए 3 बराबर भागों में यहाँ पे बट रहा है, तो 2-1 3 आपको मिलता है, 2-1 3 आपको मिलता है। जितने भी बराबर भागों में बांटना रहेगा 5 भागों में तो 5-1 करेंगे, 7 भागों में तो 7-1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर लाइन पे भी 3 बराबर भागों में बट रहा है। अगर दो समदूरस्थ संख्या निकालना है तो 3 इंपॉर्टेंट है। अब 3 कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से हम लोग जो भी ये भिन्न है इनसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऋण 2/4 में
3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 5/4 में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? अब जो नया भिन्न हमको मिलेगा वो हो जाएगा ऋण 6/12 और 15/12। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरे स्टेप में अंशों का अंतर। जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, इनका अंतर देखते हैं। अंतर कैसे निकालते हैं? जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटा देते हैं। तो 15 जो है, यह जो भिन्न है यह बड़ा है, तो 15 में से घटा देंगे ऋण 6 को। 15 में से देखिए घटा रहे हैं हम लोग ऋण 6 को, तो कितना आता है? ये आ जाएगा 15 और देखिए ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा तो ये हो जाएगा धन 6, ये आ जाएगा 21। अब यह जो 21 आया है, असल में यही 21 3 बराबर भागों में बटेगा और यही जाकर के भिन्नों में बैठ जाएगा। अब इसी 21 में आप क्या करिए, 3 से भाग दे दीजिए। इसी 21 में आप 3 से भाग दे दोगे तो कितना आपको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 7। ठीक, अब यही 7 आपको जो छोटा भिन्न है, जो छोटा भिन्न है, इसी के अंश में जोड़ते हुए चले जाना है। ठीक है, तो अब यह जो हमारा छोटा भिन्न है ऋण, यही ऋण 6/12, इसी में जोड़िए आप इसके अंश में। अब देखिए ऋण 6/12 के केवल अंश में जोड़ना है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो केवल अंश में आप जोड़ोगे, धन 7 करोगे तो पहला आपको मिल जाएगा, पहला जो समदूरस्थ है, और फिर इसमें जो 7 आपने जोड़ा है, इसमें फिर आप 7 जोड़ दोगे पहले में, तो दूसरा आपको मिल जाएगा। अब देखिए पहले में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। अब इसी 1/12 में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 8/12। तो पहला जो भिन्न हो जाएगा वह 1/12, पहली जो समदूरस्थ संख्या होगी वह 1/12 और दूसरी जो समदूरस्थ संख्या होगी वह होगी 1/12। अब इसी को चेक करने के लिए आप देखिए ऐसे चेक कर सकते हैं, जो आपका छोटा भिन्न है वह 6/12 है, या ऋण 6/12 है, यानी कि ऋण 1/2 जो शुरू में आप लेकर के चले थे। ठीक, अब इसी के अंश में देखिए 7 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 1/12, फिर 7 जोड़ोगे तो आएगा 8/12, फिर 7 आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 15/12, यानी कि कितना? 5/4। 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 5/4। देखिए वही भिन्न मिल गया। तो इस तरीके से यह आपको देखिए चारों भिन्न मिल गए। चारों भिन्न जो आपके शुरू में आपको 2 भिन्न दिए गए थे वह मिल गए और बीच में 2 समदूरस्थ भिन्न मिल गए। ठीक है, तो आपको स्टेप समझ में आ गए। जितनी भी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ दीजिए, क्योंकि उतने बराबर भागों में बंटना है आपकी जो दूरी है दोनों के बीच। अब दोनों के बीच की दूरी 3 बराबर भागों में बट रही है, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों भिन्नों में गुणा कर लीजिए। ठीक है, फिर अंशों का अंतर लीजिए। गुणा करने के बाद जो भिन्न आपको नए भिन्न मिलते हैं उनमें भिन्न वही है, बस लिखने का तरीका बदल जा रहा है। तो फिर अंतर आप ले लोगे, अंतर आपको मिल जाएगा, तो जितना अंतर मिलेगा वही जो छोटा भिन्न है उसमें जोड़ते आप चले जाएंगे, तो आपको भिन्न मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर 5 समदूरस्थ निकालना होता तो आप 5 बार जोड़ते और 6वीं बार जोड़ते तो आपको वह भिन्न मिल जाता जिनके बीच आप समदूरस्थ निकालना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे समदूरस्थ किस प्रकार से निकालना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, a के पावर 5 माइनस a b के पावर 5 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले ए बी आप कॉमन ले लीजिए। ए बी आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे a के पावर 5 b था तो a के पावर 4 और b पूरा बाहर चला गया तो a के पावर 4 बचेगा, फिर माइनस b के पावर 4 बचेगा a b के पावर 5 में। ठीक, तो अब देखिए ए बी कॉमन आ गया है। अब a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो यह किस फॉर्मूले में लग रहा है? देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, जहां पे a रहता है वहां पे a स्क्वायर है,
तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ए बी इंटू, अब फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही। तो इस तरीके से आप गुणनखंड इसका कर लोगे बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आयताकार मैदान का हमको परिमाप पता है, अब हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि लंबाई जो है वह 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुनी लंबाई हो जाएगी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 3/2 x। ठीक, अब परिमाप का फॉर्मूला हमको पता होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप हमको पता है 190 मीटर है और 2 गुणे लंबाई 3/2x धन चौड़ाई x। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, हर बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2x, और ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 190/2 कितना आ जाएगा, 95। अब 5/2x बराबर है 95, और x बराबर केवल लिखना चाहें तो ये 2 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, इधर भाग में है, और 5 भाग में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा। 5 से 95 को काटिए तो कितने बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। 19 का गुणा 2 में होगा तो 38 मीटर। तो चौड़ाई आ गई 38 मीटर, लंबाई आ गई, इसी का 1.5 गुना कर देंगे। 38 में 3/2 से गुणा करेंगे, 2 से 38 को काटेंगे 19, और 19 कितना होता है 57 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई 57 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई 38 मीटर। ठीक, यही हमको निकालना था। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, 8x धन 21/4 बराबर 3x धन 6 को हल कीजिए। तो सरल समीकरण है, x की घात 1 है, x के जितने भी वेरिएबल वाले टर्म हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, और जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 8x और इधर से 3x को इधर लाएंगे, धन 3x है, इधर आके ऋण 3x हो जाएगा, और इधर देखिए धन 6 है तो इधर धन 6 ही रहेगा, और ऋण 21/4 हो जाएगा क्योंकि उधर धन 21/4 था। अब देखिए 8x में से 3x जाएगा तो 5x हो जाएगा, और हर समान करिए हो जाएगा 24, और ऋण 21/4, 5x बराबर 3/4 ये हो गया, और x बराबर लिखना चाहें तो 3/4, और हर में गुणा हो जाएगा 5 का। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/20। तो इस समीकरण का जो हल हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 3/20 होगी, 3/20 अगर आप x की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, x हल का मतलब यही होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, x + 2y = 7 और 2x + y = 5। अब यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है एक ही समीकरण में, मतलब 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं। तो ऐसे समीकरण को कैसे हल किया जाता है यह मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक जो x या y को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, पूरे समीकरण को हम एक के रूप में ले आते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अगर आपको टफ लगता है, 2 तरीका होता है। जैसे x का मान यहां से निकाल सकते हैं, इसी समीकरण को हम लोग कितना लिख सकते हैं, x = 7 - 2y। ठीक, यह पहले समीकरण से हमको पता चल गया कि x का मान 7 - 2y है। अब इसी को हम लोग दूसरे समीकरण में रख दें, यह जो दूसरा समीकरण हमको दिया गया है इसमें अगर रख दिया जाए x की जगह 7 - 2y। ठीक है, तो ये समीकरण इतना दिखेगा इस तरीके से। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 14 - 4y + y = 5 हो जाएगा, और 14 - 3y = 5 हो जाएगा, और 3y बराबर अगर लिखा जाए तो 14 - 5, और 3y बराबर आ जाएगा 9, और y बराबर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से y का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे पहले समीकरण में y का मान 3 रख देंगे,
तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए x धन 6 बराबर 7 हो जाएगा और x बराबर 7 माइनस 6, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू ऐसे 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको बहुत ही आसान तरीका, पहला तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका क्या है कि दोनों समीकरण में आप देखिए कि जो x का पद है, जैसे x का पद है यहाँ x और यहाँ है 2x, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में x का जो कोफिशिएंट है वह बराबर कर सकते हैं। तो पहले समीकरण में, पहला ये समीकरण है, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा 2x धन 4x 4y बराबर 14। ठीक, यह पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण को इसके ठीक नीचे इसी तरीके से लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5। अब दोनों को घटा दीजिए, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा और यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। देखिए 2x कट जाएगा, शून्य हो जाएगा और 4x में से जाएगा y, तो 3y बचेगा और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी तरीके से y का मान आ जाएगा 3 और x का मान अब आपको निकालना है, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए 3, दूसरे में 3 रखेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 5, 2x बराबर 5 माइनस 3 यानी कि 2x बराबर 2, x बराबर 1। यहाँ से भी आप मान निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे देखिए समीकरण में मान जो आया है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11 है। एक 5 गुणे 2 मीटर आयताकार पेदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। अब हौज क्या होता है ये समझिए आप, और पेंदा क्या होता है ये समझिए। प्रश्न में पहले ये दो चीज समझने वाली चीजें हैं। आप इस तरीके से आपने देखा होगा जब गांव में इंजन, पानी वाले इंजन चलते हैं तो उनके आगे एक हौज बना होता है, या आपने स्विमिंग पूल्स देखे होंगे। ठीक है, तो उन्हीं का बड़ा रूप आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे ये पेंदा आपको दिया गया है, तो पेंदा मतलब निचला तला जो जमीन पे बना होता है उस तली की बात किया जा रहा है। तो ये देखिए 5 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, 5 गुणे 2 इसी को कहा गया 5 मीटर 2 गुणे का आयताकार पेदा है। और इसमें अब इस हौज में कुछ ऐसे ऊंचाई भी होगी, गहराई भी होगी। ठीक है, इस तरीके से इस हौज में देखिए पानी भरा है, इस हौज में क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इस पानी की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक, तो यही आपसे पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी है हौज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं कि वह कितना जगह घेरे हुए है पानी। यह अगर हम लोग निकाल लेते हैं कितना जगह घेरे हुए है, तो उससे हम लोग लीटर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हौज की जो लंबाई है वह 5 मीटर की है, चौड़ाई है 2 मीटर की और ऊंचाई जो भरा है पानी वह 1.5 मीटर तक भरा है। ठीक, और किसी का आयतन, जो पानी का आयतन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा और गुणा होगा 1.5 में तो आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। ठीक, 15 मीटर क्यूब आ गया। अब 1 मीटर क्यूब में मैंने आपको बताया है, अब यही हौज जैसे 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा इस तरीके से और 1 मीटर गहरा अगर होता तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कितना लीटर पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। इस तरीके का अगर एक घन आप समझिए एक खोखला क्यूब अगर हो जो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो तो उसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो जहां पे मीटर क्यूब लिखा है इसी को आप क्या अगर लीटर में लिखना चाहें तो मीटर क्यूब को 1000 लीटर भी लिखा जा सकता है। तो जहां पे मीटर क्यूब आया है वहां पे 1000 लीटर कर दीजिए तो 15 गुणे 1000 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 15000 लीटर आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इस हौज में कितना पानी आएगा, 15000 लीटर पानी आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12 है।
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वह बराबर हों। इसका परिमाप कितना दिया गया है, 12 आपको दिया गया। तो मान लेते एक भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं ए होती हैं, तो 3a बराबर आपको दिया गया 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो भुजा आ गई त्रिभुज की 4, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा है 4 सेमी, तो 4 का वर्ग। देखिए 4 से एक घात कट जाएगी और 4 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो 4 गुणे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x + 1 होगी, और तीसरी जो संख्या होगी वह x + 1 होगी, यानी कि x + 2 होगी। ठीक है, यह आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से तीनों क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया गया है, कितना है, 87 के बराबर। तो तीनों क्रमागत संख्याओं का योग आप दिखा दीजिए 87 के बराबर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। x धन + 1 प्लस x धन 2 बराबर 87। तो ये 1 और 2 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 3, 87 में से घट जाएगा 84 हो जाएगा, 3x बराबर 84 आ जाएगा, x बराबर 28 आ जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा, द्वितीय क्रमागत संख्या, पहली नहीं, x जो आएगा वह पहली क्रमागत संख्या आएगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, x धन 1, यानी कि 28 धन 1 29। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 29। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। एक आयत की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी, आयत का परिमाप होगा। आयत के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल। तो यह बराबर होता है 2 गुणे आयत की लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे आयत की लंबाई 10, चौड़ाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर अगर कहीं लिखा है तो उसका बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है जो पानी का आयतन। अब आपको अगर लीटर में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो आपको 1000 से भाग करना होगा। तो 2 शून्य कट जाएगा, 10 से भाग होगा 78 में, तो 7.8 लीटर आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, भाग की संक्रिया को समझाइए। तो भाग आपको पता है दोस्तों कि भाग की जो संक्रिया होती है वह गुणन के संक्रिया का विलोम होती है। अगर 3 गुणे 5 15 होता है, तो 15 में भाग अगर दिया जाए 3 का, तो वह कितना आता है, 5 के बराबर आता है। तो इस तरीके से आप भाग की संक्रिया को समझा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। गुणन का तत्समक अवयव यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें कि उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह होता है 1। तो 1 क्या होता है, गुणन का तत्समक अवयव होता है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18, साहचर्य प्रगुण क्या है। तो साहचर्य प्रगुण 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले ही बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। जैसे a + b + c हो रहा हो, तो a + b अगर आप पहले कर लेते हैं फिर c करते हैं, तो इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो यही होता है साहचर्य प्रगुण का नियम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बाद देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं 1 से शुरू हो रही, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, पूर्ण पूर्णांक क्या है। तो पूर्ण अंक
जैसे पूर्ण अंक मतलब कि पूरा अंक, जिसमें जैसे दशमलव ना हो, जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 पूरा है, इसमें दशमलव नहीं है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, इसी तरीके से -5 पूरा है, -6 पूरा है। तो जितनी भी संख्याएं हैं, शून्य भी आता है पूर्णांक, सभी जितने भी संख्याएं हैं धनात्मक ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। इसके बाद देखिए धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं। और ऋण पूर्णांक क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं पे अगर ऋण लगा दिया जाए तो वह क्या हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित हो और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे आपका हो गया 13 देखिए किसी संख्या से कटता है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, खुद से 13 से कटता है। तो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, तो इसलिए 13 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 3, 7 और 11 भी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो खुद से और एक के अलावा और किसी एक संख्या से कटती हैं, वह क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे भाज्य संख्याओं में देखिए 2 भी दिया गया है, यह गलत उदाहरण है। 2 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। यहाँ 3 के आगे आप 2 लिख सकते हो। 2 एक अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 भी केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, ठीक है। और एक जो होता है वह ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ठीक है। क्योंकि एक के ही आधार पे जो एक से और खुद से केवल कटते हैं उन्हें हम अभाज्य कहते हैं। तो इसलिए एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अभाज्य। एक ना तो अभाज्य रहेगा ना भाज्य रहेगा, ठीक। इस तरीके से आप 2 को यहाँ लिख लीजिएगा। गलत एग्जाम्पल मत पढ़िए आप लोग। अगर आपसे पूछता है यह 3, 7, 11 कब सही होता, यह अगर आपसे पूछता कि विषम अभाज्य संख्याएं बताइए, तो वहां पे 2 हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्या होता है, सम होता है, ठीक। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक 25 नंबर प्रश्न तक आप समझ गए। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, ताकि सभी लोग सही जानकारी, देखिए कहीं कहीं गलती दिया है, एक प्रश्न में और गलती यहाँ पे आपको दिया था, जहाँ पे मैंने आपको सही कराया है। जो समदूरस्थ संख्याएं आपको पूछा था, यहाँ पर भी देखिए इनका हल जो है वह गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से गलतियां दी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व कराए, वह भी मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर के आप सभी क्लास को देखिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करिए, तभी आप 25 में 25 स्कोर करके आ पाओगे। नहीं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आते हुए भी आप गलत करके आओगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप वीडियो को खोल लीजिए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, वैसे आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करने का अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए सॉल्यूशन को, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्लास सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना, सभी सीरीज पढ़ा देना, प्रीवियस ईयर करा देना, क्लासेस ले लेना और मास्टर क्लास ले लेना, मॉडल पेपर बना देना, यह सारी मेरी जिम्मेदारी है जो मैंने पूरी की है। अब आपका यह दायित्व है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप अच्छे अंक अर्जित करें, ठीक है। तो अब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए आप, और जहां भी कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट करिए। और सभी विषय हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतर करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए अपनी डीएलएड की परीक्षा में। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। 4 पार्ट में यह क्लासेस होने वाली हैं अति लघुत्तरी के राजन सीरीज की।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।